ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। उनसे आज बहुत कुछ बड़ी अहम खबरें हैं इस हफ्ते की, उस पर बात करेंगे। खास तौर पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, ऐसे वक्त में जबकि यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस दरमियान क्या भारत और रूस अमेरिका को कोई खास पैगाम देने में कामयाब रहे, और क्या कुछ है इस विजिट के मानी क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सऊदी अरब के साबिक खुफिया महकमे के सरबराह और रॉयल फैमिली के बहुत ही अहम मेंबर जो प्रिंस तुर्की अल फैसल हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया अबू धाबी में। ये कह दिया कि इलाके के लिए ईरान के मुकाबले इजराइल बड़ा खतरा है। ये एक बहुत बड़ा बयान है सऊदी अरब के एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो आज भी सरकार से ओहदा तो खत्म हो गया उनका, लेकिन वो जाहिर है उनकी अहमियत कम नहीं हुई है। उसके अलावा लेबनान में भी अभी तक हमले जारी हैं। इजराइल के जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां गाजा में भी हो रही हैं, उधर सीरिया में भी हमले हो रहे हैं, और लेबनान, साउथ लेबनान में भी हमले हो रहे हैं। ईरान अपनी फौजी तैयारियां बाकायदा जारी रखे हुए। उसने 2 दिन पहले एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुल्कों के साथ मिलकर के नेवल एक्सरसाइज की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। और ताजा खबर यह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है एक एक्सरसाइज के दौरान। तो क्या कुछ है, ये पूरा इलाका किस तरफ जा रहा है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। भारत का रोल किस तरफ, क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर पुतिन के दौरे के साथ साथ। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप बाकायदा टाइम निकालते हैं अपनी तमाम मसरूफियात के दरमियान। क्या कुछ है, पुतिन के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या अमेरिका के साथ सामने बहुत ज्यादा असर्ट किया गया है, या ये सिर्फ एक दिखावे जैसी कोई चीज है? आपने एक दुनिया की डिप्लोमेसी को, सियासत को बहुत अच्छी तरह से देखा है पूरी जिंदगी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अहम विजिट है और ऐसे मौके पर है जबकि हिंदुस्तान अपने आप को बिल्कुल फ्रेंडलेस पा रहा था दुनिया में। इस वक्त बहुत ही फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से एक अकेलेपन का बहुत ज्यादा एहसास है। अगर नहीं है तो लोग झूठ बोल रहे हैं, छुपाए हुए हैं अपने इस वक्त हालत क्या है। इसलिए कि जो पिछले 25 सालों से जो कि एक पॉलिसी बनी थी अमेरिका के साथ, टोटल रिश्ता एब्सोल्यूट, यानी बहुत पुराना एक्सप्रेशन है कि जितने अंडे हैं सब एक बास्केट में रख दिए गए थे और वो बास्केट था अमेरिका। ये और अमेरिका में जब से ट्रम्प साहब आए हैं, और ट्रम्प का जो दूसरा रूप है, अब से उससे पहले वाले रूप में तो हाइडी मोडी भी हुआ था ह्यूस्टन में, और दोस्ती भी दोनों में हो गई थी और गले भी लगे थे। लेकिन अब कुछ अलग मूड है, और कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हिंदुस्तान की कुछ गलत इकदाम पे पकड़ी गई हैं और उसकी वजह से नाराजगियां हैं। और दूसरे ये कि एक अजीब सा माहौल हो रहा है कि इंडियंस के ऊपर अटैक शुरू हो गए हैं तमाम ममालिक में, वेस्टर्न। अभी तक ये नहीं था, अभी तक ये नहीं था। बल्कि दुनिया में जब मैं जिस जमाने में अभी तक मैं आता जाता रहा हूँ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी की बड़ी इज्जत थी। वो समझते थे कि ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत दयानतदार भी हैं, मेहनत करते हैं, अपने
खानदान, फैमिलीज को, ये फैमिली वैल्यूज की बड़ी कदर थी कि वो हिंदुस्तानी करता है, अपने फैमिली, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चों को, सबको एक साथ रखता है। तो हर तरफ ये था कि ये मेहनती लोग हैं। इधर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ हमारे डायस्पोरा का भी जो कुछ 36 इंच वाला और क्या 66 इंच वाला छाती जो हुई है, और उसमें ये जो एक हिंदुत्व का जो उबाल आया है, जो एक एग्रेशन लेके आगे बढ़े हैं मेरे ख्याल में। और देखिए, धीरे 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 ये खबरें भी जाती हैं कि भाई यहाँ आपने एक घर ढा दिया, 2 घर ढा दिए, 3 घर ढा दिए, तो अभी तक तो ये कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक चीज है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें परकोलेट करती हैं, ये परकोलेट करके बाहर जाती हैं। अब मसलन ये कि इतना बड़ा इलेक्शन हो गया अमेरिका में जोहरान ममदानी का, उसी ने यहाँ की जो हालात हैं, वो जो कम्युनल सिचुएशन है, उसके ऊपर बहुत ही सीवियर किस्म का क्रिटिसिज्म किया है, और वो क्रिटिसिज्म करने के बाद इतनी बड़े धूमधाम के साथ वो जीत भी गया। तो कुछ हिंदुस्तान की छवि चारों तरफ कुछ कम होती दिखाई दे रही थी। फिर फॉरेन पॉलिसी के इलाके में हम लोगों ने हमेशा एक एक गिलाफ उठाए रखा है अपनी कश्मीर पॉलिसी को। वो उसमें वो हमारा, हम जो कर रहे हैं कश्मीर में, वो हमारा निजी मामला है, उसमें कोई भी बाहर का आदमी दिलचस्पी न ले। हालांकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसमें कम से कम पाकिस्तान, और अब तो चीन का भी एक खिता आ गया है, क्योंकि वो तिब्बत वहां तक आपने वो बात को बढ़ा दिया है। जब से 2 स्टेट को तोड़ के आपने 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, तो किसी हद तक चीन भी दिलचस्पी उसमें लेना, और चीन की दिलचस्पी वैसे भी ज्यादा थी क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत ही करीबी दोस्त है। अब इस मौके पर ट्रंप साहब ने जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें दुनिया में 2 नैरेटिव चल रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान का नैरेटिव के सामने उनके बिल्कुल हवाई जहाजों को खत्म कर दिया, और दूसरे दुनिया का नैरेटिव है कि हमारा नुकसान हुआ, और बल्कि नुकसान ऐसा हुआ कि हम घबरा गए, और बीच में ट्रंप साहब ने आके हमें इस जंग को रोका, वरना ये आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं। ये कह रहे हैं कि साहब ट्रंप साहब का कोई उसमें रोल नहीं है, वो कह रहा हमारा रोल है और हमें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो नोबेल पीस प्राइज के पीछे इतने लगे हुए हैं कि फीफा, जो कि फुटबॉल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फीफा के चीफ से इनकी दोस्ती है। फीफा ने कहा कि साहब अगर नोबेल आपको अवार्ड नहीं देता तो फीफा आपको पीस अवार्ड दे देता है। तो फीफा ने अब शुरू नया शोशा ये है कि फीफा जो फुटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब पीस अवार्ड भी देगी, और उन्होंने कहा आपको हमने सबसे पहले दे दिया, इसको आप लगा लीजिए और दुनिया में सब जगह जाइए कि आप हमारे पीस के एम्बेसडर हैं। और सुना खबर ये कह रही है, मुअतबर जराए से ये मालूम हुआ है कि ट्रंप साहब बहुत खुश हैं। बहरहाल इस किस्म की अरे सर वो वीडियो, सर उसमें वीडियो है और उसमें वो जंगें याद दिलाई गई हैं जो उन्होंने रोकी हैं उनके मुताबिक, और इसमें भारत पाकिस्तान की जंग का जिक्र फिर कर दिया उन्होंने इस वीडियो में भी, ये अवार्ड लेते हुए भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा नजदीक जाना चाहता हूं। ये जो पुतिन की जो विजिट है वो कितनी अहम है और भारत के लिए उसी पे आ रहा था। जी जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। जो हमारा अकेलेपन का एहसास था, वो उसका फायदा उठाया रूस ने, और रूस से हमारे ताल्लुकात थे। वो कह रहा है, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम आपके पे टैरिफ लगा देंगे उल्टा, क्योंकि आप रूस से तेल बेपनाह खरीदते हैं, और उसकी वजह से आप इनडायरेक्टली रूस के वॉर एफर्ट को फाइनेंस करते हैं, और रूस जो है वो इस पर छाती पे बैठा हुआ है जेलेंस्की साहब के, और वो
लोगों का दुनिया में ये कहना है कि वो जंग जीतने वाला है, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं भैया हमारा हाथ इनसे छुड़वाओ। यूरोप कह रहा है कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे इतना मजबूत हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा रूस, इतना पावरफुल हो जाए। एक रसोफोबिया, ये एक चीज इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है रूस की बुराई और डिमोनाइज करने का, कि वो यूरोप में, अमेरिका में भी था, लेकिन अमेरिका ने तो उसको अब कंट्रोल कर लिया है। अब यूरोप के अंदर वो फैला हुआ है। तो ये कि अगर जंग अभी किसी वजह से रुक गई तो इस वक्त तो ऑन टॉप हैं पुतिन साहब, और पुतिन का ऑन टॉप होना इनको नाकाबिले बर्दाश्त है। अब नाकाबिले बर्दाश्त जो चीजें हैं वो बर्दाश्त करना पड़ेंगी, क्योंकि जमीन पे सूरत हाल ये है जो लोग बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है और पढ़ा है, वो ये कह रहे हैं कि वहां जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है ज़ेलेंस्की साहब के पास, इसलिए तो बल्कि और टेरिटरी। नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप काफी रियलिस्टिक हैं जब ये कहते हैं कि पुतिन जंग रोकना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो जंग रोकना चाहते हैं। और पुतिन भी ट्रंप के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बयान दे रहे हैं कि वो वाकई जंग रोकना चाहते हैं। तो ये दोनों जो टॉप लोग हैं वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ये यूरोप और ये खुद ये कब तक इसका एतराफ नहीं करेंगे, और क्या तबाही और ज्यादा कितनी देखेंगे? शायद ट्रंप, उसका रियलिज्म ट्रंप के अंदर आ गया है। क्या लगता है आपको? नहीं, उन्होंने वो देखिए, वो पहले से भी चाहते थे। वो कह रहे थे ना भाई, उनको तो पीस चाहिए, पीस, नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उन्होंने आते ही कहा था कि मैं 24 घंटे में खत्म कर दूंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंग होती ही ना। लेकिन अब क्योंकि वो चल रही है, अब उसमें ये अक्सर ये इसको ज़ेलेंस्की को, आपको याद हो, एक 3 महीने पहले जब पहले दिन दाखिल हुआ है ओवल ऑफिस में, तो उसकी क्या बेहुरमती हुई है। उसको बिल्कुल सामने, कैमरों के सामने उसको इन्होंने 2-2 बातें सुना दी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा है, अब हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम मारे जाओगे। यानी अगर बिल्कुल, मुझे तो नूह नारवी का वो शेर याद आ गया कि अगर ज़ेलेंस्की यूं पढ़े, वो मुझको बुलाया करें लाख, लेकिन नहीं उनकी महफिल में मैं जाने वाला। ये ज़ेलेंस्की जो है, ये ट्रंप से कह रहे हैं ये तो देखिए, सुनिए, ज़ेलेंस्की वाले उस तमाशे के बाद कई मुल्कों के लीडर्स अब ट्रंप के सामने ओवल ऑफिस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हमारे मोदी जी के बारे में भी ये लोग कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जब पता चल गया कि ट्रंप नहीं आ रहे तो ये गए। तो बहुत से मुल्कों के लीडर्स अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप से नहीं मिलते, वो न मालूम कितना बेइज्जत कर दे कैमरों के सामने। तो ये तो ट्रंप एक नया जमाना है सियासत का। जी, अजीब कुछ हो रहा। अब वहां पे आपने सिरिल रामाफोसा, जो कि प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका का, और जो आपने कह दिया कि मैं वहां जाऊंगा नहीं साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन जो हैं वो जेनोसाइड कर रहे हैं गोरों के ऊपर। अब बताइए, एक अजीब, क्योंकि आप शर्मिंदा हैं जो आपके दोस्त गाजा में कर रहे हैं, आपने एक ऐसा चार्ज लगाया जिसका कि ना कोई सर ना पैर, कि साउथ अफ्रीका में लोग जो हैं, ये एएनसी की लीडरशिप, सिरिल रामाफोसा जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनके मातहत और जितने भी लोग हैं, वो सब व्हाइट्स का जेनोसाइड कर रहे हैं। यानी कोई तुक नहीं है, कोई इस बात की दलील नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, हो रहा ये है। अगर वैसे तो छुटपुट बहुत कुछ हो रहा है। वैसे अपने नाजरीन को वो बात याद भी दिला दूं कि रामाफोसा को जब ये कहा गया कि आपके यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, तो उन्होंने मुस्कुरा करके ये कहा कि मेरे पास हवाई जहाज गिफ्ट करने के लिए नहीं है आपके लिए, जैसा कि कतर ने किया है। और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप हमें जहाज दें तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी इस हद तक ढीठपना। अच्छा, मैं सर
अब थोड़ा सा जाना चाहता हूं उस तरफ कि सऊदी अरब के इतने इंपॉर्टेंट आदमी ने यह कह दिया कि ईरान अब खतरा नहीं है, इजराइल खतरा है। ऐसे वक्त में जबकि ट्रंप साहब नॉर्मलाइजेशन की कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, सऊदी अरब और इजराइल किसी तरह से ताल्लुकात नॉर्मल कर लें। देखिए, एक एक कहावत है, एक वुंडेड टाइगर जो है वो बहुत खतरनाक होता है। यानी टाइगर अपना आराम से अपने जंगलों में सवाना घास के बीच में आराम से रहता है, लेकिन अगर वुंडेड है और उसको कहीं जख्मी हो चुका है तब वो ज्यादा खतरनाक है। तब वो उन चीजों को भी खतरा समझता है जो कि खतरनाक उसके लिए नहीं है, और लिहाजा वो झपट के उनको मारने की कोशिश करता है। ये एग्रेशन जो दिखाई दे रहा है इजराइल का, ये मेरे नजदीक इजराइल की कमजोरी की दलील है। यानी अब आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं रही। आप ये जानते हैं कि आपकी वजह से 8-9 इलेक्शन ट्रंप साहब हार गए। आप ये जानते हैं कि अगले साल एक इलेक्शन और उनका आने वाला है, वो लेम डक हो जाएंगे। उसके बावजूद आप जो पीस आपने वादा किया है कि जिस पीस को आप मेंटेन किए रखेंगे वो आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका की मदद के बगैर हम ये वही करते रहेंगे जो करते रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए, एक बात इसको जरा सा हम समझें कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया में जरा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये कंफ्यूजिंग है तस्वीर बहुत। दुनिया में 1991-92 में जब सोवियत यूनियन गिरा, और वो बहुत अहम किताब है उसकी, फ्रांसिस फुकुयामा, जापानीज अमेरिकन है, जिसने वो किताब, रैंड में एक जमाने में था, हमारी उससे मुलाकात भी हुई थी तब। उसने किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री। यानी एक सिस्टम ने, एक बहुत बड़े सिस्टम को, एक महाकुरुक्षेत्र हुआ, उसमें एक सिस्टम जीत गया और एक सिस्टम बिल्कुल नैस्तो नाबूद हो गया। अब हिस्ट्री यहां से शुरू कीजिए, बाकी बाकी सब उससे पहले जो हुआ उसका कोई मानी नहीं है। उसका ये मतलब था। तो उसको यही लोग समझे। एक फॉरेन स्केच बना अमेरिकन सेंचुरी का। अमेरिकन सेंचुरी का मतलब ये हुआ कि अब बस एक जो खतरा था उसको हमने खत्म कर लिया है। अब हम जो हैं वो सारी दुनिया पे, कायदात पे जाके छा जाएंगे। एक टर्म निकली थी उन दिनों में, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डोमिनेंस। कॉम्प्रिहेंसिवली अब हम ग्लोब को, उसका एक जरिया था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि वॉशिंगटन में एक बड़ा खूंटा होगा और वहां से तमाम वायर्स जो हैं, जैसे साइकिल का हब होता है, वो हब से वो सब जाएंगे और सबको कंट्रोल करेंगे हम। ग्लोबलाइजेशन इस तरह से चलेगा, जो कि अमेरिकन कंट्रोल ग्लोबलाइजेशन होगा। तमाम लोग ये समझे कि दुनिया वाकई में अब बदल गई है। अब एक सोल सुपर पावर मोमेंट आ गया है। ये मोमेंट नहीं है, यही तारीख है। और फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो तारीख को समझ गया है, उसकी उंगलियां नब्ज पे हैं, और लिहाजा सारी पॉलिसीज जो हैं दुनिया की वो बनने लगी। मसलन बड़े बड़े अखबार जो थे वो सब सरनिगू हो गए, सबने अपने अपने सर झुका लिए, और एक चीज निकली, उसको कहते हैं मर्डॉकाइजेशन। रूपर्ट मर्डॉक, जो कि बहुत बड़े न्यूज़पेपर टाइकून हैं, वो आगे बढ़े। उन्होंने तमाम जितने भी मीडिया हाउसेस है उनसे या तो रिश्ते कायम किए या उनको खरीद लिया। तो खरीदने के बाद ये हुआ कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल था, तकरीबन वही एडिटोरियल लमॉन्ड का पेरिस में हो गया। लमॉन्ड एक बड़ा नस्तालिक फ्रांसीसी अखबार था। वो सब एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, क्योंकि अब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है
वो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा है और हम जो हैं हम दुनिया को चलाने वाले हैं। तो ये एक दुनिया इस तरह से बनाई गई। अब याद रखिए कि दुनिया इस तरह से 1991-92 में बनाई गई और 10 साल इसी तरीके से इसी यकीन पे चली। ये वही जमाना है जबकि 2005 में हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में ये न्यूक्लियर डील की गई। न्यूक्लियर डील के जमाने में आप विस्पर नहीं कर सकते थे अमेरिका के खिलाफ, पर अमेरिका सब कुछ था। अमेरिका बड़ा चौधरी था, अमेरिका माई बाप था, अमेरिका सब कुछ था। यहां तक के आपको एक वाकया सुनाता हूं। इन्होंने हिंदुस्तान में क्या हुआ था कि ये अमेरिका के जॉइंट सेक्रेटरी थे श्री एस जयशंकर। एस जयशंकर बहुत ही हामी अमेरिकी दोस्त और अमेरिकन प्रो अमेरिकन रहे हैं। इनको मैं भी जानता हूं, इनके वालिद मेरे अच्छे मेरे ताल्लुकात थे के सुब्रमण्यम। तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया था एज हाई कमिश्नर सिंगापुर और यहाँ पे रॉबर्ट ब्लैकविल जो थे वो अमेरिकी एम्बेसडर थे। उनके एक एडवाइजर उनके साथ आए थे, उनका नाम था जिसने न्यूक्लियर किताब लिखी है, उसका नाम आ जाएगा मेरे दिमाग में। हाँ। वो है तो ये चले गए थे सिंगापुर। एशली टेलिस जो थे वो खास आदमी थे, इनके बहुत दोस्त थे इनके जयशंकर साहब के। और एक कोई खातून आ गई थी जिनका कि मैं नाम मेरे दिमाग से गुजर रहा है अभी, जो कि वहां जॉइंट सेक्रेटरी बन गई थी। अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ये हुआ कि इतने डिटेल और टेक्निकल डिटेल्स इसमें हैं न्यूक्लियर डील में कि ये खातून वो पूरे ना कर सकेगी। इसके लिए आप एक काम करिए, बुलाइए फिर, यानी जो अपॉइंट हो गया था सिंगापुर में हाई कमिश्नर, वो बाकायदा दोबारा बुलाए गए और बुला के वो उनको अमेरिका की डेस्क दोबारा दी गई और उन्होंने कहा कि साहब ये दाढ़ी जो मेरी है मैं इसको मूंडूंगा नहीं जब तक कि ये डील साइन नहीं हो जाएगी। उन्होंने कसम खा ली क्योंकि वो चाहते थे कि ये रिश्ते यानी जितने सातों फेरे हैं वो हो जाएं और बिल्कुल ये रिश्ते जो हैं बिल्कुल पुख्ता हो जाएं। तो ये भी उसी न्यूक्लियर डील भी उसी जमाने में हुई है जबकि दुनिया को ये फतूर था कि ये हमेशा के लिए ये सोल सुपर पावर मूवमेंट नहीं है, ये सोल सुपर पावर दुनिया हो गई है और लिहाजा हमने अपने सारे अंडे गिन गिन के उस बास्केट में रख दिए। सब दुनिया ने यही किया। बहुत कम थे लोग जो कि बहुत घबराए हुए थे लोग भाई। और वहां अब क्या हुआ कि 2008 में एक बहुत ही बड़ा उनका बैंक जिसका नाम है लेमन ब्रदर्स का बैंक जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। यानी कैपिटलिज्म के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो उठ के सामने आने लगे। अकेला वही नहीं बैंक था बल्कि कितने कॉरपोरेशंस डूब गए। उनमें से एक एनरॉन भी था। एनरॉन ऐसे कोई सैकड़ों, यानी इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमिक डिस्पेयर की हालत ये थी कि बेन बर्नांके उन दिनों में यूएस फेडरल बैंक के हेड थे। उनका काम ये था कि जल्दी जल्दी नोट छाप के कंपनीज को देते जाओ ताकि इन अमेरिकन कैपिटलिज्म खपच्चियों के ऊपर खड़ा रहे, वरना हालत इतनी बुरी हो गई थी उससे ये उठ नहीं पाया है अभी तक और ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं। हालत ये है कि अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, अब भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अब उनमें वो दबदबा नहीं है कि वो उनकी एक चितवन से लोग डर जाएं और ये कि वो कहें कि नहीं साहब अब हम वो नहीं कर। अब इनकी कोई सुनता नहीं है।
जी, यहाँ तक कि जो नकवी साहब आपने सोवियत यूनियन के गिरने के बाद का पूरा सिनेरियो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, मैंने आपको बीच में इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने पेश किया। और ये मैं जो समझ रहा था जब आप बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन का, जो कुछ उन्होंने किया, ग्लोबल विलेज भी कहा गया, इसमें मुझे बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कर रहा था। ग्लोबल इकोनॉमीज पर, मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों पर, मुख्तलिफ मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जे का इंतजाम था, जो एक तरह से टूटा। और उसमें न सिर्फ लेमन ब्रदर्स बल्कि यूरोप के भी बहुत से बैंक डूबे, मुख्तलिफ मुल्कों के, सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज। अच्छा, अब मैं जो समझना चाहता हूं कि इस सब में जो ये रुकावट आई, जो गिरा, क्या अमेरिका के गिरने की वजह, जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि जंगें हैं, अमेरिका जंगें करके मुल्कों को तबाह करना जानता है, चीन खामोशी से तरक्की के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, रूस भी तकरीबन उसी तरह से। तो क्या वो जो कंट्राडिक्शन है, मुसलसल तबाहियां करो और अपने आप को चौधरी बनाए रखो, ये वजह थी, या क्या, किस तरह से देख? अब तो ये है कि बैंडेटरी, अब आप देख लीजिए वेनेजुएला में क्या हो रहा है। इतना सा रत्ती बराबर किसी के पास एविडेंस नहीं है कि ये लोग नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। आपने चार्ज लगा दिया नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म का मतलब ये हुआ कि ये ड्रग्स जो है, पर ड्रग्स, कोलंबिया उसमें आता, कोलंबिया आपका बहुत करीबी दोस्त था एक जमाने में हुआ करता है, अब वो भी घूम गया है, अब वो आपके खिलाफ है। और आप दरअसल इस चक्कर में हैं क्योंकि वेनेजुएला के आपके बिल्कुल समंदर के उस पार एक मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, और उसके पास इतना तेल का जखीरा है कि आप की बयान नहीं किया जा सकता। आपकी नजर उस पे है कि साहब ये जो है, इस पे अगर हाथ हमने मार दिया तो हम दुनिया को अभी फिर कंट्रोल कर लेंगे। एक और इन्होंने चाल चली थी और वो चाल दब गई क्योंकि लोगों ने उस पे, चाल क्या थी कि साहब क्रिश्चियंस जो हैं वो नाइजीरिया में मुस्लिम क्रिश्चियंस को मार रहे हैं और इसलिए हम वहां नाइजीरिया में जाके हमला करेंगे। अच्छा, अब नाइजीरिया वो मुल्क है अफ्रीका में जहां की बेपनाह तेल और गैस है, तो आपको गोया यहाँ लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला ऑयल एंड गैस, अफ्रीका में नाइजीरिया ऑयल एंड गैस, और वहां आप उनपे, लेकिन उससे फिर खिंच गए क्योंकि इनको ये लगा कि फिर अफ्रीका में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो जाएंगे। ऑलरेडी अनपॉपुलर अफ्रीका में एक और साहब हैं जो यूरोप के हैं, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये वो हजरत हैं जो कि शुरू में जबकि ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन की, तो उन्होंने वो प्लीड करते थे कि हम लोगों को पुतिन से बात करना चाहिए। पुतिन, अगर इस इलाके में रहना है, अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर बुरा है, इसलिए जाके तुम हमें पुतिन से बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि जो हमारे उनके डिफरेंसेस हैं यूक्रेन के ऊपर। ये एक जमाने में तो था। अब साहब वो होते 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 एक दिन मालूम हुआ कि वो इतना ज्यादा कह लेंगे साहब अपनी फौजें उतार देंगे वहां यूक्रेन में, और साहब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब था क्या कि इनकी जितनी भी एक्स कॉलोनीज थी अफ्रीका में, वहां सब जगह चटपट रिजीम चेंज हो गया था, कूज हो गए थे इंटरनली, और वहां रूस का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। अब इन्होंने देखा कि साहब जो हमारे पिछवाड़े, हमारी ही कॉलोनीज में ये रूस, तब ये उनके खिलाफ हो गए। तब से ये है कि अब इनको मार लो। और वो उसमें सबसे बड़ी जो एक खातून है अर्सला वैन डाइन, यानी जो कि उसकी यूरोपियन यूनियन की सुपर कमिश्नर हैं, वो आगे हैं साहब कि इसको तो, इससे तो हम हार ही नहीं सकते, ये तो बस कुछ दिनों का मामला है, एक धक्का और दो और ये गिर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जो होने वाला नहीं। तो इसलिए अभी जो मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिसीज बनाई गई थी सोल सुपर पावर मूवमेंट के लिए, वो पॉलिसीज अभी अपनी जगह पे है। अभी रूपर्ट मर्डॉक का मीडिया वैसे ही है। अभी हिंदुस्तान के अंदर भी यही हालत थी जो हमने पॉलिसीज
2005 में ले ली थी डिसीजन, सरदार मनमोहन सिंह के लिए वह डिसीजन थे, और जिनको कि और आगे बढ़ा दिया था हमारे मोदी जी ने, और आगे बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस बात का एहसास हो रहा है कि भैया जो चौधरी के अंदर अब वो बूता नहीं रहा, अब उनकी चिलम में आग नहीं है, इसलिए चौधरी अब लोग उनसे खिंच रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब इसमें आ गए हमारे पुतिन साहब ने इनकी तरह से आंख के आंसू थोड़े से हमारे पोंछे हैं। हमें एक दोस्त मिला है, अच्छा हमारी रूस से, उसमें कोई ये दो राय नहीं कि बहुत शुरू से देखिए, जब अफगानिस्तान ये इसका बांग्लादेश वाला मामला हुआ है 1971 में, 100% मदद हमें रूस से मिली है। कितने मरहलों में रूस हमारे साथ नहीं आया। हमारे एयरफोर्स, हमारी फौजें, ये सब बदलने की कोशिश हो रही थी, इधर इसको छोड़ो, अब अमेरिका की तरफ चलो। वो तो इत्तेफाक की बात है कि पूरा हो नहीं पाया, वरना हम लटक गए थे ऊपर, हम लटक गए थे। नकवी साहब मुझे जरा वक्त कम रह गया, मुझे याद आ रहा है जब 2005 में एग्रीमेंट हुआ था, हमारा न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके साथ साथ एक फंदना और था, आपको अच्छी तरह याद होगा, हाइड एक्ट पर भी दस्तखत करो। और वो हाइड एक्ट क्या था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को मैच करेगी और हम उसके बाहर नहीं सोच समझ सकते। और जो आपने बैंडेटरी की बात बताई कि ये किस तरह से पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं, मैं ये बिल्कुल छोटा सा एक तजुर्बा मैं बता रहा हूँ। 98 में मैं जब अमेरिका गया था, एक ही बार गया हूं और कभी जाने की फिर जरूरत भी नहीं महसूस होती। तो वहां एक साहब ने मुझसे पूछा, एक हैदराबाद के शिकागो में, उन्होंने कहा कैसा लगा आपको अमेरिका? तो वो तारीफ सुनना चाह रहे थे शायद, उनका ठीक है अच्छा है, तो लेकिन वो इंप्रेशन में शायद उन्हें नहीं मिले। मैंने कहा भाई आपके यहाँ देखिए जमीन 100-150 साल पुरानी कुंवारी जमीन और इंटरनेशनल डाकू आपका बादशाह, तो फिर आपके लिए क्या कमी रहेगी? तो ये बात आपने आज बाकायदा एक तरह से सबूत के तौर पर बैंडेटरी बताया, डकैती जिसे कहा जाता है हिंदुस्तानी जबान में, ये सूरत हाल है। एक बात मैं कंप्लीट कर लूं, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत ही लंबे, मैं जरा बैकग्राउंड में चला गया ये बताने के लिए कि इस वक्त समराइज कर दीजिए। देखिए, पुतिन से हमारे ताल्लुकात बढ़ते रहे, लेकिन पुतिन से ताल्लुकात बढ़ाने का मतलब ये है कि पुतिन का रिश्ता जो बिल्कुल अटूट है वो है चीन। तो अब आप अगर इसके कंट्रोल में आ गए और इनके बहुत करीब रहे तो चीन बहुत दूर नहीं है, और चीन क्या बेहतरीन दोस्ती है हिंदुस्तान से। तो ये इम्प्लीकेशंस जो हैं बाय कनेक्शन, कि अगर आप रूस के करीब हुए तो आप फिर चीन से बहुत दूर नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि आप रूस को गले लगाए हुए हैं और चीन से आपकी लड़ाई हो रही है, ये हो नहीं सकता। अगर आपको वाकई में जरूरत महसूस हुई है रूस की दोस्ती की, तो उसके साथ साथ चीन भी जाता है। ये आपके होराइजन में ये बात आ गई। और अगर चीन के साथ पाकिस्तान है, ये पूरा इलाका जो है, यानी रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात से पूरे इलाके में अमन की फिजा बहाल होगी। आपको अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को रीओरिएंट करने की इब्तिदा कर देना चाहिए, होगी। उसके अलावा ये चल नहीं सकता। बिल्कुल भारत को अपनी विदेश नीति पूरी तरह से गौर फिक्र करना होगा, दोबारा उसको रीफ्रेम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपसे जब भी हम बात करते हैं बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। हमारे दर्शकों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।